सुप्रभात। नई कविता की बात कर रहे थे हम। विद्यार्थियों, कल के व्याख्यान में हमने भाव पक्ष संबंधी कुछ विशेषताएं, प्रवृत्तियां पढ़ी थी। साथ ही हमने नई कविता के कला पक्ष को लेकर भी भूमिका प्रारंभ की थी। उसी क्रम को आज हम लेते हैं। बिंब विधान के उपरांत कला पक्ष संबंधी दूसरी विशेषता है जो नई कविता को नवीन प्रतीक विधान से सुसज्जित करती है। प्रतीकों में बात कहना साहित्य में प्रारंभ से ही प्रचलन में है, जिसे अंग्रेजी में हम सिंबल कहते हैं। कोमलता का प्रतीक, कठोरता का प्रतीक, जिस प्रकार से हम पुष्प को और पहाड़ को इत्यादि को मानते हैं, उसी क्रम में नई कविता ने जिस तरह अपने नए बिंबों का आविष्कार किया, उसी तरह कितने ही नए नए प्रतीक और उपमान इस काव्य के कला पक्ष के भंडार को समृद्ध करते हैं। प्रतीक एवं उपमान हमारे जाने पहचाने हैं, दैनिक जीवन के साथी हैं, प्रकृति से भी लिए गए हैं और हमारे उपकरणों से भी, जिन्हें हम दैनंदिनी दिनचर्या में प्रयुक्त करते हैं। नई कविता के नूतन भाव बोध के सर्वथा अनुकूल कवियों ने अपने प्रतीकों का प्रयोग किया है। यह कवि इस प्रकार से गुनगुनाते हैं। प्यार का बल्ब फ्यूज हो गया। अब प्यार के लिए बल्ब शब्द और फ्यूज का शब्द का प्रतीक का प्रयोग नूतन है, जो नई कविता में नयापन भर रहा है। दूसरा उदाहरण है, हृदय के दर्द पर लगता था पेन बाम। हृदय के दर्द की बात पूर्व के कवि जब करते हैं या साहित्यकार करते हैं तो बड़ी कोमल प्रतीकों का प्रयोग करते हैं। यहाँ पेन बाम का प्रयोग किया गया है, जो सर्वथा नवीन प्रतीक है। लोकतंत्र को जूते की तरह लाठी में लटकाने आगे जा रहे हैं। अब ऐसे प्रतीक और उपमान नयापन, एक विचित्र कला पक्षीय तत्व को रेखांकित करते हैं। विनोद चंद्र पांडे इसी प्रतीक विधान के नएपन को यूँ रेखांकित करते हैं। इस दुर्ग से दिखा लाल प्यार का डूबता सूरज, चुप रहा कुछ कह न सका। प्यार के लिए, प्रेम के लिए चंद्रमा को प्रतीक के रूप में प्रयुक्त किया जाने की परंपरा रही है साहित्य में। नया कवि कहता है लाल प्यार का डूबता सूरज। अगली विशेषता है जो नई कविता के कला पक्ष को नयापन प्रदान करती है, छंद विधान। कविता है तो छंद होगा ही। अब यह छंद कैसा है? क्या छंद के नियमों के अनुसार इसमें बंधन है अथवा उन्मुक्तता ही इस छंद की पहचान है? इस नई कविता के छंद विधान की परिभाषा है।
इस कविता में अपनी भाव संकुलता के अनुरूप ही लय और भाषा का अन्वेषण किया गया। इसी कारण उसके मुक्त छंद में एक विलक्षण प्रवाह है, अद्भुत गति है और विचित्र आरोह अवरोह हैं। छंदों की प्रकृति के अनुसार आज नई कविता के छंदों को परंपरागत छंद के बंधन से सर्वथा मुक्ति मिली हुई है। हम देखते हैं कि किसी किसी कविता में एक पंक्ति में एक शब्द मात्र है, दूसरी पंक्ति में एक पूरा वाक्य है, तीसरी पंक्ति में कॉमा लगा के माध्यम से, अर्धविराम के माध्यम से आगे आगे बात कही गई है। अज्ञेय जी कहते हैं, मैं तुम मैं तू मैं। ये छंद विधान स्वच्छंदता प्रदान करता है। इसमें कोई परिपाटी नहीं, कोई नियम की मात्राएं नहीं। लय के अनुसार जिस प्रकार से बोला जा रहा है उसी क्रम में उस कविता को बोलने के अनुसार ही छंद की उद्भावना स्वतः हो रही है, या इसे यूँ कहें लयहीन मुक्त छंद। छंद है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रथम अक्षर या अंतिम अक्षर को लेकर, मात्राओं को लेकर कोई तुकांत शैली इत्यादि नहीं है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि छंद की दुनिया भी नई कविता के लिए की नई दुनिया है। अगला बिंदु है जो कला पक्ष को नवीनता विलक्षणता प्रदान करता है, वो है नई कविता में भाषा के प्रयोग की नवीनता, शब्दों के प्रयोग की नवीनता। मनुष्य अपनी भावनाओं, अपने चिंतन, मनन, विचारों आदि भाषा के माध्यम से आदि को भाषा के माध्यम से जीवंतता, मूर्तता प्रदान करता है। अभिव्यक्ति भाषा से ही होती है, भावनाओं को केवल अनुभव किया जा सकता है। भाषा की दृष्टि से भी नई कविता सभी प्रकार के बंधनों को तोड़कर स्वच्छंद गति से प्रवहमान है। इसलिए इसमें कभी अंग्रेजी की पदावली अपना रौब जमाती हुई कूदती है, तो कभी उर्दू फारसी के शब्द भी कुलांचे भरते हैं। लोक भाषा के शब्द भी दैनिक जीवन में काम आने वाली वस्तुओं को भी शब्दावली के रूप में काम में ले लिया गया है। नई कविता में बोलचाल के भी शब्द हैं, लिंग परिवर्तन भी देखने को मिलता है। राधा कृष्ण सहाय लिखते हैं, लोहे की पलंग लचकदार गद्दीदार। अब लोहे की पलंग, यहाँ पलंग को स्त्रीलिंग रूप प्रदान कर दिया गया है। बोलचाल के शब्द जैसे फफूंद, खंडर, भुनगे, ठहराव आदि। विदेशी शब्द क्रूसेड, क्यूब, फ्यूज, नॉनसेंस, फिनिक्स आदि। ये शब्दावली भी इस काव्य की परिधि में प्रवेश करके इसके भाषा प्रयोग में नवीनता प्रदान करती है। मिथकों का प्रयोग भी इसमें पाया जाता है। समग्र दृष्टि से नई कविता के शिल्प विधान के लिए उपर्युक्त विवेचन के आधार पर यह कहा जा सकता है
कि कुछ कमियों के उपरांत भी उसे एकदम निरर्थक कला पक्ष नहीं कह सकते। कमी या सीमा यह भी काव्य के वैचित्र्य का, उसके नएपन का निकष होता है और सौंदर्य भी प्रदान करता है। जब शीर्षक ही नई कविता है तो भाव पक्ष में अनुभूतियों के चिंतन नया है, तो उसे अभिव्यक्त करने की बेचैनी के लिए प्रयुक्त किए जाने वाली शब्दावली, बिंब, प्रतीक, उपमान भी हमें नए नए से लगते हैं। अब हम समग्रतः विवेचन करते हैं तो पाते हैं कि वस्तुतः नई कविता में नए मानवीय जीवन मूल्य विकसित हुए हैं। जीने का मोह, प्राचीन मर्यादाओं को तोड़कर मुक्ति का आग्रह, मानव स्वाभिमान एवं स्वतंत्रता, ये ऐसे मूल्य हैं जो नई कविता में दिखलाई पड़ते हैं। आगे की ओर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि नई कविता सार्त्रे के अस्तित्ववादी विचार की ऋणी है। मानो अस्तित्ववादी चेतना के अभिनव प्रयोग नए कवियों के मानस पटल पर काव्य के रूप में उभरे। इस दर्शन ने एक उपेक्षित व्यक्ति को महत्व देकर समाज की परिधि में उसे स्वतंत्र इकाई के रूप में स्थापित किया तथा उसकी व्यक्तिगत स्थितियों को चित्रित कर, रेखांकित कर उसके अस्तित्व का प्रकाशन तो किया ही, साथ ही समय के साथ उसे साहित्य लेखन का विषय बनाकर महत्ता भी प्रदान की। लौकिक जीवन के सत्य का वर्णन, क्षणानुभूति, सौंदर्य का आग्रह, संक्षिप्तता, खंडित सत्य की पकड़ की ललक, अनुशासन युक्त अनुभूति का अभाव आदि अनेक ऐसे भावनात्मक तत्व हैं जिन्हें नई कविता की उपलब्धियों के रूप में स्वीकारा जा सकता है। इसके विपरीत विचार करें तो इसमें समाहित निराशावादी भाव, दुर्बलताएं, सुव्यवस्थित जीवन दृष्टिकोण का प्रायः अभाव पाठक को पूर्ण रसास्वादन की स्थिति में नहीं पहुंचने देते। यद्यपि ऐसा पूर्णतः सत्य नहीं है। जिस सामान्य मनुष्य का यहाँ चित्रण किया गया है, पाठक उसके साथ स्वानुभूति से भले ही ना जुड़े, पर अपने संवेदनशील स्वभाव के चलते भाव तादात्म्य स्थापित करके साधारणीकरण को महसूस कर लेता है। इस कविता की सबसे बड़ी उपलब्धि इसकी वाक मुक्तता है, छंद मुक्तता है। नए कवि ने जो अपने जी में आया कह दिया। बहुत अधिक बंधनों में बांधना, बहुत अधिक सोचना इस कवि को समयानुकूल नहीं लगा। इस कविता का लघु मानव स्वयं के प्रति उपेक्षा और तिरस्कार से नहीं जन्मा है, अपितु महान के सापेक्ष में समानांतरता में जन्मा
भावबोध है। वह दर्द और पराजय से गुजरा अवश्य है, किंतु उसकी व्यथा ने उसे शक्ति ही दी है। वह उदात्त चरित्र भले ही ना हो, किंतु उदात्तता जैसे गुण उसके भीतर हैं, उसकी व्यथा भले ही उन्हें पूर्ण रूप से प्रकट न होने देती हो, अनुभूति तो वह भी करता ही है, दर्द उसे भी होता ही है। इस कवि की दृष्टि जनमानस के जीवन के संघर्ष पर केंद्रित हुई है। मानो यह काव्य भारतीय प्रजातंत्र को सच्चे अर्थों में जन जन का जनतंत्र बनाकर साहित्य में सफल होते देखना चाहता है। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि नई कविता की कुछ सीमाओं के होते हुए भी भविष्य में उससे काव्य धाराओं के निकलने की भी और मानवीय संवेदनाओं के सामान्य धरातल पर उतरने की भी संभावनाओं को व्यक्त किया जा सकता है। अज्ञेय के शब्दों में नई कविता के लिए समग्रतः यह कह सकते हैं कि फिर भी तुम मरे नहीं, तुमसे तुम्हारी संभावनाएं बड़ी हैं। जब अज्ञेय ये कहते हैं कि तुमसे तुम्हारी संभावनाएं बड़ी हैं, तो आगे के काव्य लेखन के लिए नई कविता मानो और भी बड़े प्रस्थान द्वार खोल दे रही है। लेखन विचार अनंत हैं, लेखन की संभावनाएं भी अनंत हैं, और नई कविता ने अपने नएपन को तो उद्घाटित किया ही, साथ ही उसने आगे की काव्यकारों के लिए कुछ संभावनाओं के पथ भी प्रशस्त किए। धन्यवाद।